तो ये प्रेसिडेंट की वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के जो वीटो पावर होती है उसके बारे में। तो देखिए, जब भी कोई बिल जो है, अगर दोनों हाउसेस से जब पास हो जाता है, पार्लियामेंट से जब पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, जब पार्लियामेंट से कोई बिल पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, अपनी एसेंट देता है, तभी वो जो बिल है वो एक्ट बनता है। अगर अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है एक्सेंट नहीं देते हैं तो कोई वो एक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से पास होगा, जब उसको राष्ट्रपति की जब सहमति प्राप्त हो जाएगी, तभी वो कोई एक कानून बन सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल जो 111 है, आर्टिकल 111, तो ये 3 ऑप्शंस जो है राष्ट्रपति के सामने रखता है। पहला रखता है कि वो चाहे तो बिल को जो है एसेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल को अगर उन्होंने स्वीकृति दे दी तो बिल जो होगा वो तुरंत कोई एक्ट बन जाएगा, जो भी एक्ट होगा वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन वो दूसरा पावर ये देता है कि वो अपनी एक्सेंट है उसको होल्ड कर ले, ठीक है। वो तो ना हाँ बोलेंगे ना तो ना बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो उसको चीज़ को जो है विथ होल्ड कर लेंगे बिल को। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वो मान लीजिए मनी बिल नहीं है तो क्या करेंगे कि उस बिल को जो है दोबारा से हाउस को भेज देंगे कि आप दोबारा रिकन्सिडर करिए। तो ये 3 पावर होती है। पहली पावर वो हो गई कि पहले वो बिल को भाई कह देंगे कि ठीक है, साइन कर देंगे, वो एक्ट बन जाएगा। दूसरा है कि वो साइन नहीं करेंगे, मतलब वो विद अपने पास होल्ड कर लेंगे, वो ना तो हाँ करेंगे ना तो ना करेंगे, अपने पास होल्ड कर लेंगे। और तीसरा ये पावर है, बस ये चीज़ मनी बिल को लेकर के नहीं है, क्योंकि मनी बिल है तो ठीक उनको रिटर्न नहीं कर सकते, उनको आगे बढ़ाना ही होगा, ठीक है। तो मनी बिल अगर वो नहीं है तो उस बिल को चाहे तो वो दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं हाउस के पास। लेकिन दोबारा जब रिकन्सिडरेशन होके जब दोबारा वापस आएगा तो हाउस मान लीजिए चेंज करे या ना करे, लेकिन दोबारा फिर वही बिल प्रेसिडेंट को भेज देती है, तो अब प्रेसिडेंट को जो है उसको उस पर साइन करना ही पड़ेगा, अब वो मना नहीं कर सकते। द पावर ऑफ विथहोल्डिंग अ बिल सेंट फॉर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड अ वीटो पावर। तो जो इनके पास विथहोल्डिंग की पावर है, मीन्स जो ये सेकंड वाली पावर है जो उनको विथहोल्ड करने की, वो कि बिल पे जो है वो ना तो हाँ बोलेंगे ना तो ना बोलेंगे, वो अपना जो डिसीजन है वो विथहोल्ड कर लेंगे। तो इसी पावर को हम वीटो पावर बोलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वीटो पावर हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कई तरह की वीटो पावर दी गई है राष्ट्रपति को, विच आर इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। तो 3 तरह की पावर इंडिया में राष्ट्रपति को मिलती है। पहली एब्सोल्यूट है, दूसरी सस्पेंसिव और तीसरी जो है वो पॉकेट वीटो। तो अब बात करते हैं तीनों के बारे में। तो देखिए, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और जो पॉकेट वीटो है, इसका एक एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात आएगी, ठीक है, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट जो है उस चीज़ को विथहोल्ड नहीं कर सकता है, वहाँ पे ये पावर यूज़ नहीं होगी। अब देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो के बारे में। तो इट रिफर्स टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड इज एसेंट टू अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। तो कोई भी बिल जैसे पास हुआ, ठीक है, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस चीज़ को विथहोल्ड कर लेगा, अपने पास रख लेगा। अब उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स है नहीं, कितने टाइम के पीरियड के रख सकते हैं, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो हमेशा के लिए रख सकता है। तो विथहोल्ड किया तो अब सीधी बात है कि वो एक्ट बन पाएगा नहीं। अब देखिए, ये जनरली जो है 2 केसेस में ही यूज़ किया जाता है। पहला केस है कि व्हेन द बिल पास विद द पार्लियामेंट इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल। पहला कंडीशन ये है कि अगर वो बिल जो है वो एक प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो मेंबर शामिल नहीं है। जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट है हमारी, तो कैबिनेट जो बड़ी बड़ी मंत्रालय होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, जो उसके अलावा जो गृह मंत्रालय वगैरह हो गया, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा अगर कोई एमपी और एमएलए जो अगर कोई बिल लेके आता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल उसको कहा जाता है। तो अगर अगर वो बिल जो है प्राइवेट मेंबर के द्वारा पास किया जा रहा है, तो उस टाइम जो है प्रेसिडेंट ये काम कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है। दूसरा कंडीशन है कि व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस बिफोर द प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कैबिनेट जो है रिज़ाइन कर देती है, कुड गिव असेंट टू द बिल, द न्यू कैबिनेट में एडवाइज द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव असेंट टू द बिल पास बाय द ओल्ड कैबिनेट। तो जब मान लिए पुरानी कैबिनेट रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद जब नई कैबिनेट बनेगी, तो जो नई कैबिनेट है वो बोल सकती है कि आप जो है अपना डिसीजन जो है विथहोल्ड कर लीजिए, बिल जो वो बिल था उसको पास मत करिए। तो उस टाइम ये यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो की। तो द प्रेसिडेंट यूज द सस्पेंसिव वीटो व्हेन ही रिटर्न्स द बिल टू द इंडियन पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है कि कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट कहेंगे कि भैया आप इसको रिकंसिडर करिए, वो लोकसभा या राज्यसभा में दोबारा भेज देंगे रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, पुनः चेक करने के लिए। तो वो उनका सस्पेंसिव वीटो हो गया।
लेकिन अगर पार्लियामेंट बिना कोई चेंज किए जो है, बिना कोई अमेंडमेंट किए प्रेसिडेंट को दोबारा वही बिल भेज देती है, तो उसके बाद जो है फिर वो अपनी वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक्सेप्शन देखती है क्या है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज सस्पेंसिव वीटो इन रिलेशन टू मनी बिल। अगर वो मनी बिल है तो वहाँ वो जो है सस्पेंसिव वीटो का यूज़ नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर मनी बिल होगा तो उनको पास करना ही करना होगा। देखिए पॉकेट वीटो की बात करते हैं, तो द बिल इज़ केप्ट पेंडिंग इन द प्रेसिडेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड व्हेन ही एक्सरसाइज हिज पॉकेट वीटो। जब वो पॉकेट वीटो का पावर रखेंगे, समझ लीजिए कुछ कोई बिल था तो उसको अपने पॉकेट में रख लिए, अब वो कहीं नहीं जाएगा, उन्हीं के पास रहेगा, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए रहेगा उनके पास। तो क्या करते हैं कि वो ना ही तो रिजेक्ट करते हैं, ना ही बिल को रिटर्न करते हैं, कुछ भी नहीं करते, अपने पास बिल रखे रहते हैं, वो होता है पॉकेट वीटो। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के देखें तो ये क्या करते हैं कि हु हैज़ टू रिसेंड द बिल विद इन 10 days। तो इनके जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो उनका ये पॉकेट वीटो ये है कि 10 दिन बाद जो है उनको दोबारा जो है बिल वापस करना पड़ता है। लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पे इंडिफिनिट टाइम पीरियड के लिए वो पॉकेट वीटो यूज़ कर सकते हैं और रख सकते हैं। अब देखते हैं कि स्टेट के बिल के ऊपर उनकी क्या वीटो पावर है। तो गवर्नर इज़ एम्पावर्ड टू रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल। देखिए गवर्नर के पास भी ये पावर होती है कि वो सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स को जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जा रहा है उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सके, ठीक है। तो गवर्नर क्या करेगा, कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया तो गवर्नर उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है कंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड इज एसेंट टू सच बिल। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऐसे बिल्स पे जो है मीन्स अपने अधिकार को जो अपना एसेंट है उसको विथहोल्ड कर सकता है। नॉट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस बस ऑल्सो इन द सेकेंड इंस्टेंस। ऐसा नहीं है कि पहली बार भेजा गया तो विथहोल्ड कर लिया, फिर दोबारा से मान लिया भेजा था तो तब भी विथहोल्ड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। दस द प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट की जो ये पावर है वो एब्सोल्यूट वीटो की कैटेगरी में आती है, सस्पेंसिव वीटो नहीं है ओवर स्टेट बिल। तो स्टेट बिल्स के ऊपर जो है वो एब्सोल्यूट वीटो की पावर है। फर्दर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। देखिए ये पॉकेट वीटो वाला जो सिस्टम है, ये स्टेट कोई कानून पास कर रहा है और मान लीजिए गवर्नर जो है वो भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए, तो वहाँ भी राष्ट्रपति जो है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। अब देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, तो प्रेसिडेंट पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इज कवर्ड इन आर्टिकल 123। तो जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं वो 123 जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, आर्टिकल 123, उसके अंडर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश को इशू कर सकें, जारी कर सकें। This is one of the several legislative authorities that the president enjoys. On the recommendation of the union cabinet, he issues an ordinance. तो ये जो है यूनियन कैबिनेट जो है उसकी सलाह के बाद ये एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके इमरजेंसी पावर्स की। तो देखिए आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो ये दोनों इमरजेंसी जो हैं वो इंडिया में तो लग चुकी हैं, कई बार लगती ही रहती हैं, जैसे प्रेसिडेंट रूल तो कई बार लगता रहता है। और उसके अलावा जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तो उस समय नेशनल इमरजेंसी लगी थी, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अभी तक नहीं लगी हुई है। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगाने की जो पावर है वो देता है प्रेसिडेंट को, लेकिन यूनियन कैबिनेट की सलाह पे ही लगाया जाएगा। और उसी तरह प्रेसिडेंट रूल को जो है वो स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। तो स्टेट इमरजेंसी की भी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन कोई भी पावर को एक्सरसाइज करेंगे तो सीधी बात है कैबिनेट की सलाह पे ही करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फाइनेंशियल क्या पावर्स होती हैं, क्या अधिकार है, फाइनेंशियल पावर्स क्या है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जो है जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो जैसे मान लीजिए बाढ़ की सिचुएशन आती है, सूखा पड़ जाता है या कोई युद्ध का टाइम आता है या वॉर होता है किसी कंट्री से, तो उस टाइम जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉल किया सकता है। तो राष्ट्रपति के परमिशन के बाद ही ये चीज़ होगा। इस प्रायर रिकमेंडेशन इज मस्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। जब भी देखिए अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो राष्ट्रपति जब रिकमेंड करेंगे तभी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड अ फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, तो मनी बिल हो गया या फाइनेंशियल बिल हो गया, तो इन दोनों बिल राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बाद ही जो है वो सांसद में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। हिज रिकमेंडेशन इज़ अ प्रीक्विसाइट टू मेक ए डिमांड फॉर ग्रांट। तो इनकी रिकमेंडेड जो डिमांड अगर किसी स्टेट को पैसे वगैरह डिमांड फॉर ग्रांट देना है तो वहाँ भी इनकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन।
हर 5 साल पे देखिए फाइनेंस कमीशन का गठन जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ही ऑल्सो प्लेसेस बिफोर द पार्लियामेंट द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखिए जो कैग की जो रिपोर्ट होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो ऑडिट करते हैं, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति ही रखते हैं सांसद के सामने। रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो जो कैग की जो रिपोर्ट होती है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं या किए जाएंगे तो उन सबसे संबंधित हर पूरी ऑडिट रिपोर्ट होती है। उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है उसकी भी रिपोर्ट होती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो संसद में जो है वो राष्ट्रपति ही रखते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या डिप्लोमेटिक पावर्स हैं। जैसे जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह होंगी, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल मिला है, या कोई भी नेगोशिएशन वगैरह होगा, कोई भी चीज़ होगा, तो वो प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के ही नाम पे किया जाएगा। ठीक है, जो भी ट्रीटीज़ वगैरह होंगी साइन जो है वो उस पर राष्ट्रपति ही साइन करते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रपति जो है हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो भी इंटरनेशनल फोरम्स या अफेयर्स वगैरह कोई मीटिंग वगैरह हो गई तो इस चीज़ में जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ही सेंड्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा ये जो भी इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं जो अदर कंट्रीज़ में जाते हैं ये उनको भी सेंड करते हैं। उसके अलावा जो एम्बेसडर्स बाहर के आते हैं उनको भी रिसीव करने का ये राष्ट्रपति जो है काम करते हैं। उसके अलावा इनके मिलिट्री पावर्स को देखा जाएगा तो ये राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो सभी आर्म्ड फोर्सेस के ये सुप्रीम कमांडर हैं राष्ट्रपति। ही हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर। इनके पास ये पावर है कि वॉर डिक्लेयर कर सके, पीस डिक्लेयर कर सके, बट इस मिलिट्री पावर इज सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ लॉ। लेकिन जो इनकी मिलिट्री पावर होती है वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है। ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ द आर्मी। देखिए आर्मी के चीफ को अपॉइंट करते हैं, नेवी के चीफ को अपॉइंट करते हैं और एयरफोर्स के भी चीफ को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। अब कुछ डिस्क्रिप्शनरी पावर देखते हैं प्रेसिडेंट की। द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट मेड इट मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही कोई काम करेंगे। इवन देन द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस क्रिएटेड सम सर्कमस्टेंसेज व्हेन द प्रेसिडेंट हैड टू एक्ट एज पर हिज ओन विजडम, सेंस ऑफ जस्टिस एंड डिस्क्रिशन। लेकिन ये भी कहा गया कि कभी कभी जो है राष्ट्रपति को अगर लगता है तो अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी सेंस का जो है यूज़ वो कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज़ ए मेजॉरिटी। देखिए जब कोई भी पार्टी के पास जो है मगर मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा के इलेक्शन में, और ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ द इनक्यूबेंट प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर की सडन डेथ हो गई हो, तो उस समय जो राष्ट्रपति है वो अपनी डिस्क्रिप्शनरी पावर का यूज़ करके प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पार्टी है वो मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई या जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका निधन हो गया, तो उस टाइम जो है अपनी राष्ट्रपति जो है अपनी डिस्क्रिप्शनरी पावर का यूज़ करके वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस देते हैं तो। विच हैज़ लॉस्ट मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो अगर सीधी बात है जो भी मेजॉरिटी पार्टी है अपना मेजॉरिटी अगर खो देती है तो यहाँ पे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व की जा सकती है। या नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मान लीजिए जो विपक्षी दल की सरकार है वो क्या करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, अगर वो पास हो जाता है तो उस टाइम भी जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 74 का पावर यूज़ करके ही कैन सेंड एन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट हिज डिस्क्रिप्शन बैक फॉर इट्स रिकन्सिडरेशन। तो आर्टिकल 74 का जो यूज़ करके वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है वो एक एडवाइस सेंड कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को दोबारा रिकन्सिडर करिए। अंडर आर्टिकल 78 ही इन्वाइज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट बाय प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी कार्य करेंगे तो वो इन्फॉर्म करेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी काम कर रहे हैं पूरा अधिकार है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मीन्स राष्ट्रपति जो है प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में सलाह ले सकते हैं, पूछ वगैरह सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है इन्फॉर्म करेंगे जो भी चीज़ें होंगी राष्ट्रपति को। ही अप्लाई सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो एज ए डिस्क्रिप्शन। तो देखिए सस्पेंसिव और जो पॉकेट वीटो की पावर है ये अपने विवेक पे ही ये इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इनको सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो इनके खुद के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज फेस्ड विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन मोर ऑफन फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स विद द इमरजेंसी ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एंड माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो देखिए जब भी कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार बनती है तो कई पार्टीज़ जो हैं, मान लीजिए 3 पार्टीज़ ने मिलकर एक सरकार बनाई, तो मान लीजिए उसमें 2 पार्टी अगर हट जाती है तो सीधी बात सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस जो हैं हमेशा 1990 के बाद से जब से कोलिशन गवर्नमेंट वाला सिस्टम चालू हुआ है तभी से ये सब चीज़ें जो हैं यूज़ में ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की, तो जो आर्टिकल 72 है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो पार्डन दे सकते हैं। मान लीजिए जो भी कॉन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए, तो उनको जो है मीन्स प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन दे सकते हैं। तो देखते हैं कि किस किस केसेस में। तो पनिशमेंट फॉर सेंटेंस ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ, मान लीजिए केंद्र के द्वारा कोई पनिशमेंट या सेंटेंस दिया जा रहा हो, या मिलिट्री कोर्ट के द्वारा जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह के द्वारा कोई पनिशमेंट, जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं उनके द्वारा कोई पनिशमेंट दिया गया हो, या कोर्ट के द्वारा अगर डेथ का सेंटेंस है, मृत्युदंड मिला हो, तो उस टाइम में भी जो है ये पार्डन कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है पार्डनिंग की, जो कि अनुच्छेद जो 72 है हमारे संविधान का, आर्टिकल 72, वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है। द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। अब देखिए जुडिशरी इस चीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव पावर, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, बट द प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर डज नॉट सिट एज ए कोर्ट ऑफ अपील। तो एज ए कोर्ट ऑफ अपील नहीं बैठेंगे, मीन्स ऐसा नहीं है कि जो दोषी है उनके सामने जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक तरह से एप्लीकेशन उनके यहाँ डालेगा और वो उस चीज़ पर अगर उनको पार्डन देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर द प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड। अब देखिए ये पावर का दो तरीके से होता है कि टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर इन द ऑपरेशन। पहला तो ये है कि मान लीजिए कोई अगर न्यायपालिका से कोई गलती हो जाती है तो गलती को सुधारने के लिए ये चीज़ रखा गया है। उसके अलावा जिसको भी मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो प्रेसिडेंट जो है एक तरह से मीन्स वहाँ पे उनको उसको पार्डन कर सकते हैं। देखिए पार्डन पहला जो है, देखिए कौन कौन सी पार्डनिंग पावर क्या क्या प्रेसिडेंट के पास है। तो पहला है कि इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्जॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम इल सेंटेंसेस। तो पहला तो ये है कि जो भी उसको पनिशमेंट दी गई है तो पूरी तरीके से वो ख़त्म कर सकते हैं, भैया पूरा तरीके से उसको माफ़ कर सकते हैं। तो पार्डन, ठीक है, पार्डन में आएगा कि फुली जो है उसको माफ़ कर दिए। कम्यूटेशन, देखिए सेकंड है कम्यूटेशन की पावर। तो इसमें क्या होता है कि इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म, मीन्स उसकी सज़ा को थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा लाइट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रिग्रेस इम्प्रिजमेंट वगैरह की सज़ा मिली हो तो रिग्रेस की जगह सिंपल एक इम्प्रिजमेंट की सज़ा उनको दिया जा सकता है। दैट सेंटेंस में भी कम्यूटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। जैसे कि मान लीजिए अगर मृत्यु की सज़ा मिली है तो मृत्यु को कहेंगे ठीक है भाई, अब ये मान लीजिए केवल इनको इम्प्रिजमेंट की सज़ा उसको हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मृत्यु दंड है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तो अगर उसके अलावा मान लीजिए अगर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी गई है तो उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है रिमिशन। तो इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल पीरियड को चेंज कर रहे हैं बिना सेंटेंस चेंज किए। मान लीजिए 14 साल की सज़ा मिली, उसको 10 साल कर दिए, उसको बोलते हैं रिमिशन। रिस्पाइट का मतलब है डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर sentence in place of one originally awarded due to some special fact such as physical disability, convict or pregnancy of woman offender। मान लीजिए कि सपोज़ करिए कि अगर 10 साल की सज़ा मिल रही है और वो क्या कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं। अगर वो ये देखने को मिलता है कि जो पर्सन है वो फिजिकली जो डिसेबल्ड है, ठीक है, या कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस चीज़ों को देख करके उसकी सज़ा वहाँ पर रिस्पाइट किया जा सकता है, वहाँ कम किया जा सकता है। 10 साल की जगह 7 साल कर दिए या 5 साल कर दिए। पांचवा है रिप्राइव। इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस स्पेशली फॉर दैट ऑफ डेथ फॉर ए टेम्प्रोरी पीरियड। रिप्राइव का मतलब होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ टेम्प्रोरी सस्पेंड किया था। इट्स पर्पज टू इनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू स्पीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो ये कुछ टाइम के लिए ही किया जाता है, केवल एक तरह से रिप्राइव किया जाता है, उसको फुली ऐसा नहीं है कि छूट दे दिया गया। तो कुछ टाइम के लिए ही यहाँ पे केवल जो है एक तरह से कुछ टाइम की टेम्प्रोरी पीरियड के लिए ये चीज़ दिया जाता है रिप्राइव। आर्टिकल 161 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑल्सो पजेस द पार्डनिंग पावर। तो जो भी ये जो आर्टिकल 72 दे रहा है ये पावर प्रेसिडेंट को, तो उसी तरह आर्टिकल 161 जो है ये पावर देता है गवर्नर को। हेंस द गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन, गवर्नर ये पार्डन दे सकता है, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन जो भी कन्विक्टेड है। लेकिन यहाँ ये है कि जो भी गवर्नर जो है अगर मीन्स मार्शल लॉ के या जो भी कोर्ट मार्शल वर्क के थ्रू हुआ है तो वहाँ पे गवर्नर की पावर काम नहीं आएगी, ठीक है। जो भी मिलिट्री कोर्ट्स के द्वारा सजा में दी गई है किसी पर्सन को तो राष्ट्रपति वहाँ पे पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर वहाँ पे पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा प्रेसिडेंट कैन पार्डन दिस सेंटेंस, जो भी मृत्युदंड है उसको वहाँ प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, वहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये गवर्नर के जो राज्यपाल हैं हमारे उनके पास ये पावर नहीं है। इवन इफ ए स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब दिस सेंटेंस द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट।
अगर कोई मान लीजिए स्टेट के द्वारा भी मृत्यु की सज़ा दी गई है, डेथ की पेनल्टी दी गई है, तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति पार्डन दे सकते हैं एंड नॉट द गवर्नर, लेकिन जो राज्यपाल हैं हमारे वो नहीं दे पाएंगे। द गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। तो जो गवर्नर हैं वो केवल सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, या रिग्रेस को कम करके केवल नॉर्मल इम्प्रिजमेंट पे कर देंगे, लेकिन उस चीज़ को डेथ पेनल्टी को वो कम नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड बोथ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट हैव कंकरेंट पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। अब बात करते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया है प्रेसिडेंट के इस पावर को, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। द पिटिशनर फॉर मर्सी हैज़ नो राइट और एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पिटिशनर होगा उसके पास ये कोई अधिकार नहीं होगा कि वो प्रेसिडेंट के सामने जाके अपनी बात रख सके, उसके पास ये अधिकार नहीं होगा और न ही वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। तो मान लीजिए कोई फ्रेश एविडेंस मिल जाता है, कोई नया सबूत मिल जाता है, तो वो अपना जो है कोर्ट के द्वारा अपनी व्यू को अलग रख सकते हैं। द पावर इज़ टू एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। लेकिन जो ये प्रेसिडेंट अपनी पावर का जो यूज़ करेंगे वो यूनियन कैबिनेट जो है उसकी सलाह लेकर ही करेंगे, बिना यूनियन कैबिनेट की सलाह लिए वो नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए वो अपना रीज़न दे या ना दे, वो मतलब वो रीज़न देने के लिए बाउंड नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन अफोर्ड रिलीफ नॉट ओनली फ्रॉम ए सेंटेंस दैट ही रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श बट ऑल्सो फ्रॉम ए एविडेंट मिस्टेक। ठीक है, तो एक तरह से मान लिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर गलती हो जाती है तो उस चीज़ से जो प्रेसिडेंट का ये पावर है वो रिलीफ उस चीज़ से मिल सकता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ से संबंधित कोई गाइडलाइन वगैरह जारी नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।